वेलकम टू द टीचर्स। एक बेहद ख़ास क्लास आपके सामने लेकर आए हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्लास देखकर ही एग्ज़ाम में जाना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? यह कुरुक्षेत्र में हुआ था। बेहद खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बार बार पूछा गया PYQ है। झाड़ू फिरी। इसके लेखक राजा राम शास्त्री थे। वर्ष 1899 में यह उपन्यास लिखा गया था। आज हम टोटल 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी PYQ हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। यहीं से छपते हैं बार बार, क्या पता 10 बार 20 बार ये क्वेश्चन छपे हैं, वहीं से हम उठाकर इनको लाए हैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है करोह चोटी है। कौन सी? करोह। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि यह K2 है। कौन सी? K2। और इसकी ऊंचाई कितनी है? और इसकी ऊंचाई 8612 मीटर है, यानी कि 8612 अप्रोक्स। ये 8.5 किलोमीटर ऊंचाई तक है। और अगर हम इसके साथ में एक क्वेश्चन और ऐड कर लें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इससे हमारे एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, हरियाणा का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? साक्षरता क्या है, इसको एक बार समझ लो। यह है कि कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं। और प्रतिशत कैसे आएगा? 100 में से अगर 80 लोग पढ़े लिखे हुए हैं, या यूँ कहें कि 1 लाख में से 80,000 लोग पढ़े लिखे हुए हैं, तो वह 80% हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हरियाणा का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला मेवात है। यह दक्षिण हरियाणा में पड़ता है। और इसकी साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता है यहाँ पर 54%। यहाँ पर 100 में से 54 लोग पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बने कि हरियाणा का सर्वोत्तम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी कि पूरे हरियाणा में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ पर रहते हैं, तो वह गुरुग्राम में है। इसका कारण क्या हो सकता है, आप अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। आगे अगर यहाँ पर वो सेटल हो जाते हैं, यहाँ पर रहने लगते हैं, तो अपने बच्चों को यहीं रखेंगे, पढ़ाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक पहुँच चुकी है, 84%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय खेल। हमारा राजकीय खेल है कुश्ती। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हैं कि कुश्ती है या कबड्डी है। कई तो बोल देते हैं कि हॉकी है। जी नहीं, हॉकी हमारा इंडिया का नेशनल गेम है। ठीक है। और हमारा जो हरियाणा का है वह है कुश्ती, कबड्डी नहीं है। कहीं आप कबड्डी पे करके आ जाएं, वह गलत हो जाएगा। यह एक प्रकार के द्वंद्व का युद्ध है, यानी कि 2 लोग लड़ते हैं इसमें, उनमें से एक जीत जाता है। शारीरिक बल के सहारे इसको लड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। पुराणों में कुश्ती का उल्लेख किस नाम से हुआ है? मल्ल क्रीड़ा, इसको पुराणों में बोलते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में पिहोवा कौन से पशु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। घोड़ों के व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध था। और पिहोवा से भोजदेव का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि पिहोवा में घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। इसके बाद एक और ऐसे ही क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित, प्राचीन स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस शहर में स्थित है? जो राखीगढ़ी शहर है वह हड़प्पा कालीन शहर बोला जाता है। यह हिसार में स्थित है और हांसी इसकी तहसील है। पुरातात्विकों ने इसकी तरफ ध्यान सन 1964 या यूं कहे 1963-64 में दिया और दोबारा 1997 से 1999 तक इसको देखा गया। तो ये दोनों तिथियां सही हैं। जो ऑप्शन में हो उस पर आप सही कर देंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का हरियाणा में नेतृत्व कौन कर रहा था? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेजर सूरजमल और लेफ्टिनेंट कर्नल रण सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। और नेताजी द्वारा जाट सूरजमल को या मेजर सूरजमल को कौन सी उपाधि दी गई थी?
वह सरकार जंग इनको कहते थे और यह उपाधि उनके द्वारा दी गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी उपाधि दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा पंजाब विभाजन। हरियाणा पंजाब विभाजन 1 नवंबर 1966 को बनता है हरियाणा। तो उस टाइम पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम बताना है। ये JC शाह थे। कौन थे? JC शाह। ये इनके नाम की शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ से हमारे 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं कि हरियाणा कब बना, हरियाणा पंजाब विभाजन कब हुआ, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे। तो इस एक आयोग बना था उस टाइम पे दोस्तों, शाह आयोग। शाह आयोग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जो चीफ जस्टिस थे हमारे JC शाह, उनके नाम पर यह आयोग का नाम पड़ा था। इसमें 3 मेंबर थे, पहले JC शाह, S दत्त और तीसरे MM फिलिप। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में से कौन सा भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में 5 कूप या नहरों का शहर कौन सा है? हरियाणा में पंचकूप या नहरों का स्थान पंचकुला है। अभी आप एक बात बताएं कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपको समझ भी आ रहे हैं या लेवल को थोड़ा कम ज़्यादा हम करें? आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके हिसाब से हम अगली वीडियो को मैनेज करेंगे। आई थिंक कि क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे वो नहीं है कि समझ ना आ रहे हो, क्योंकि PYQ है और आपने कहीं ना कहीं देख रखे होंगे, तो इस प्रकार आपको समझ में आने चाहिए। बाकी आप अपने राय कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा कब स्वतंत्र राज्य बना? यानी कि या इसको ऐसे बोलें कि हरियाणा की नींव कब रखी गई, हरियाणा एक अलग राज्य रूप में कब स्थापित हुआ? तो यह है 1966 में, 1966 में। एक्यूरेट डेट थी 1 नवंबर 1966। कई बार सीधा बिल्कुल यही क्वेश्चन फेंक देगा कि हरियाणा की नींव कब रखी गई, तो 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है। यहाँ पर पूछ रहा है कि हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय कब हुआ था? तो यह 1858 में हुआ था। 1857 की क्रांति के जस्ट 1 साल बाद इसको पंजाब में विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पृथक हरियाणा राज्य के लिए मांग किस वर्ष से प्रारंभ हो गई थी? यानी कि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाए, ऐसी मांगे सन 1923 में स्वामी सत्यानंद के द्वारा लाहौर में, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, उठाई गई थी। कब? 1923 में। और हरियाणा कब बना? 1966 में। यानी कि इसके लगभग 43 ईयर्स के बाद यह बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा राज्य है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? यूँ कहेंगे किस दिशा में है, किस भाग में है, एक ही बात है। तो यह उत्तर पश्चिम में है। जो हरियाणा है वह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा राज्य कौन सी रेखा के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है? यानी कि ग्लोब में 2 हमारे गोलार्ध हैं, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। इसमें कुल मुख्य रूप से 5 रेखाएं हैं। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो बीच से गुजरी हुई है। थोड़ी ऊपर इससे 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी गोलार्ध वृत्त है और 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध वृत्त है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस रेखा से करीब 300 मील दूर उत्तर में हरियाणा स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा कर्क रेखा। तो ये 5 रेखाएं हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं, बिल्कुल बेसिक बनते हैं। और इनको समझने के लिए ये ऐसे समझ में नहीं आएंगे। इनके समझने के लिए हमें थोड़ा सा इनका जो बेस है वो पकड़ना होगा। यह पहले मुझे भी इनमें कन्फ्यूजन रहता था कि कौन सी रेखा कर्क रेखा है, मकर रेखा है। फिर मैंने भी इनको बिल्कुल बेसिक से जान लिया। मैंने इनकी NCERT कवर की 6th क्लास की, वहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है तो अपने ही चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है SST करके, आप वहाँ जाकर चेक कर लें। वहाँ पर ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल आसानी से ईजी वे में क्लियर कर रखे हैं, तो वहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य है, ये हो गया। नेक्स्ट, हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। लैंड लॉक्ड क्या होता है कि जिसके चारों तरफ से लैंड हो, यानी कि कोई भी हिस्से में जल या ऐसा क्षेत्र ना हो जहाँ पर भूमि नहीं है। ठीक है। जिस प्रकार हमारा साउथ का भाग है इंडिया का, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इनका एक बड़ा हिस्सा पानी ने घेर रखा है। लेकिन हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर चारों तरफ लैंड है। इसका अक्षांश पूछ रहा है। अक्षांश होती हैं पड़ी रेखाएं। तो यह है 27 डिग्री 39 चैनल से 30 डिग्री 55 चैनल उत्तर में। बताना होता है कि उत्तर है या दक्षिण है। ठीक है। नेक्स्ट है,
हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय होता है ऐसी पड़ी रेखाएं, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है तो इसका देशांतरीय विस्तार होता है 74 डिग्री 28 चैनल से 77 डिग्री 36 चैनल पूर्व, ठीक है। इसकी भी वीडियो वहीं पर मिल जाएगी आपको, ये भी रटने से नहीं आएगी, समझने से ही आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? यह 44,212 किलोमीटर है। कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन आते हैं तो उसमें कहीं पर 41/12 होता है, कहीं पर 44/12 होता है, और आपको आते हुए भी यह क्वेश्चन गलत आप कराते हैं। लेकिन दोस्तों प्लीज़ ध्यान से देखें इसको, यह 44,212 वर्ग किलोमीटर है और यह हरियाणा बनने के समय से और अब तक इतना का इतना ही है, ना घटा है ना बढ़ा है, क्योंकि लैंड सेम है, उतनी ही है, लैंड ना बढ़ी है ना घटी है, उतनी ही है। क्वेश्चन नंबर 19। देश की कुल भूमि का हरियाणा कितने प्रतिशत हिस्सा है? बताएं। जो भारत देश की कुल क्षेत्र है, एरिया है, उसका हरियाणा कितने प्रतिशत है? वह मात्र 1.34% है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा हमारा राज्य हरियाणा है जो सिर्फ 1.34 भाग को घेरता है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका कर दें। यह कौन सा है आपको करना है कमेंट इसके लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? बताएं। एरिया के हिसाब से भारत में हरियाणा का स्थान 21वां है। अभी फ़िलहाल रिकॉर्ड के अनुसार 21वां है। अभी कुछ जो राज्य नए बने हैं उनके अनुसार अगर देखेंगे तो यह घट बढ़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में अभी है 21वां ही आ रहा है, इस कारण आप 21वां इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा की जलवायु कैसी है? आप इसको एक बार देख लेंगे, अगर यह अपडेट हुआ है तो आप उसके हिसाब से भी इसको देख लेंगे, कहीं आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। इसको आप एक बार जांच लें, उसके बाद ही इसको वेरीफाई करके आगे बढ़ें। अभी फ़िलहाल देख लो क्लास, उसके बाद आराम से देख लेना। हरियाणा की जलवायु कैसी है? यह उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय क्यों है? होने का कारण क्या है? क्योंकि समुद्र की दूरी के हिसाब से ही इसको मापा जाता है। समुद्र की दूरी के हिसाब से यह देख लेते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय है। वैसे इसको जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके हिसाब से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के यमुनानगर के छाछरौली में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप बताएंगे कि यह है मोसिनराम बोलते हैं, मोसिनराम में होती है। मेघालय का एक मोसिनराम गांव है, वहाँ पर होती है। मानसीराम भी बोल देते हैं, वहाँ पर होती है। और अगर मैं पूछूं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय के मोसिनराम में ही होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ना? हमने काफ़ी इसी अच्छे मेहनत से ये क्वेश्चन बनाए हैं कि कहीं कोई मिस्टेक भी ना हो और आपको इनसे फ़ायदा हो। वैसे तो बहुत सारी क्लासें यूट्यूब पे पहले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? पहले क्या पूछा था कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, अब औसत वर्षा पूछ रहा है, तो यह अंबाला में होगी। वह थी यमुनानगर के छाछरौली में सर्वाधिक वर्षा और सबसे अधिक औसत वर्षा अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 26। हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में मृदा की उत्पादकता का कारण क्या है? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, यानी कि जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ वो कई सारी चीज़ें, मिट्टी, सिल्ट अपरदित करके ले आती हैं। और कहीं पर भी मैदान बनने का कारण उत्तर भारत में यही है कि नदियों द्वारा लाया गया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान भारत में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम भाग में मृदा कैसी है? वहाँ पर रेतीली है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिम भाग में जो क्षेत्र है वो राजस्थान से अटैच है और वहाँ पर रेतीली मिट्टी ही है। क्वेश्चन नंबर 28 आप देख लेंगे कि हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? अब वहाँ पर चट्टानी है, पहाड़ें हैं तो चट्टानी भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 29। हरियाणा में प्रवाहित सरस्वती नदी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यहाँ से आप बार बार क्वेश्चन देखते हैं और मैं आपको बता दूं कि यह नदी हाल फिलहाल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में रह गई है। इसका धरातल पर कोई भी अब नामो निशान नहीं बचा है। सरस्वती नदी प्राचीन काल की नदी थी, लेकिन वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख होता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 30। सरस्वती नदी पेहवा नामक है यहाँ पर, पेहवा नामक स्थान पर किस नदी में मिल जाती है?
तो यह मारकंडा नदी में मिल जाती है। और मारकंडा नदी के बारे में खास बात क्या है कि यह ऋषि मार्कंडेय के नाम पर इस नदी का नाम पड़ा है। इसका प्राचीन नाम अरुणा था। आप इसको अरुणा इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसको आप एक बार चेक भी कर लेंगे, मेरे ख्याल से यह अरुणा ही था, एक बार आप देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा प्रदेश के वनों में विविधता का कारण क्या है? डाइवर्सिटी की बात हो रही है कि हरियाणा के जो फॉरेस्ट हैं वो डाइवर्सिटी उनमें क्यों है? तो यहाँ की जलवायु, तापमान और वर्षा का अंतर ही मुख्य कारण है। मिट्टी भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं पर भी विविधता का कारण यही चीज़ें होती हैं, मिट्टी, जलवायु, तापमान। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा प्रदेश की कौन सी वनस्पति का उपयोग रस्सी बनाने में होता है? बढ़िया क्वेश्चन है, सरकंडा। सरकंडा आप यहाँ पर देख लेंगे। हरियाणा के क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? तो पलवल में सबसे कम आवरण है। और सबसे अधिक वन आवरण कहाँ है? साथ में ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। सबसे अधिक यमुनानगर में है, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, छाछरौली में। और यहाँ से आपने क्या बात सीखी कि जहाँ पर सबसे अधिक वन होंगे वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होगी। अगर वनों की कटाई हो रही है तो वहाँ की मिट्टी हवा के द्वारा या जल के द्वारा अपरदित हो जाएगी। वही बात है कि नदियाँ आएंगी या बारिश आएगी या हवा आएगी, ऊपर की मिट्टी को उड़ा कर ले जाएगी और वह मिट्टी बंजर हो जाएगी। इसी कारण कहते हैं कि खाली खेत नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे वहाँ से बीज की फसल उठा लो, क्योंकि जब खेत खाली होता है तो हवा के द्वारा मिट्टी अपरदित हो जाती है। या अगर ढलान वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर पानी के द्वारा मिट्टी अपरदित हो जाती है और फसल की पैदावार काफ़ी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 35, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? कालेसर, कलेसर बोलते हैं, कालेसर बोल देते हैं। यह यमुनानगर में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य का कितना भाग कृषि योग्य है? 86%, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 86% भाग कृषि योग्य है। NDRI कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च ऑफ इंडिया करनाल में स्थित है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहीं से उठाकर दे देता है और क्वेश्चन मिलते ही नहीं है, इसी कारण यही देता है। NDRI करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। और आप बताएंगे कि 1956 में किस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी? और वह हरियाणा की प्राचीन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। क्या मक्का और बाजरा की फसल हरियाणा में होती है? क्वेश्चन नंबर 40, क्या मक्का और बाजरा की फसल हरियाणा में होती है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल होती है। क्वेश्चन नंबर 41, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेदड़, हिसार में यह स्थित है। कोयला आधारित तापीय केंद्र है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड द्वारा 2007 में स्थापित किया गया था। उत्पादन अक्षमता, इसकी उत्पादन अक्षमता 1200 मेगावाट है और 2010 में इसका उत्पादन शुरू होता है। स्थापना 2007 में हो गई थी। इसकी कोयला आपूर्ति महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ओडिशा के द्वारा की जा रही है। अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी तापीय परियोजना जो झज्जर में स्थित है, उसकी कोयला आपूर्ति भी यही महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ओडिशा ही कर रहा है। मेगा परियोजना के अंतर्गत उत्तर भारत का पहला विद्युत केंद्र यह है। कौन सा है भाई? राजीव गांधी विद्युत तापीय योजना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 42, मारुति सुजुकी इंडिया हरियाणा में कहाँ स्थित है? इसको आप अच्छी तरह जानते होंगे, कई सारे लोग यहाँ पर काम करके आ चुके होंगे, कई सारे लोग काम कर रहे होंगे। तो यह गुरुग्राम में स्थित है। जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है यह और सन 1982 में गुरुग्राम में स्थापित की गई थी। 300 एकड़ क्षेत्रीय है। इसके अलावा इसका एक अन्य कारखाना मानेसर में भी है। यह गुरुग्राम के पास ही है मानेसर। स्थापना 2007 में होती है। 600 एकड़ में यह फैला हुआ है और भारतीय कार बाजार में इसकी हिस्सेदारी 50% है। किसकी हिस्सेदारी? मारुति सुजुकी इंडिया की, ठीक है। हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताएं। हिसार में स्थित है। और इसके बारे में एक खास बात और है, वो क्या है कि यह अब बंद हो चुका है। अब हरियाणा में कोई भी दूरदर्शन केंद्र नहीं रहा। पहले हिसार में था, अब यह हाल फिलहाल में बंद कर दिया गया है। लेकिन हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र अब भी हैं। उनके क्वेश्चन आगे डाल रखे हैं, बात करेंगे। अच्छा, जो ये हिसार का दूरदर्शन केंद्र था, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को हुई थी। टाइपिंग मिस्टेक है, 2012 नहीं है, 2002 को हुई थी। और तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने इनकी स्थापना की थी।
संचालन प्रसारण भारती द्वारा किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल बंद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3 हैं। अगर पूछे हरियाणा में कौन कौन से आकाशवाणी केंद्र है तो आप बताएंगे रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार। अगर पूछे कि सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र हरियाणा कौन सा है तो आप बताएंगे रोहतक। सबसे नया कौन सा है? हिसार। इस प्रकार एक क्वेश्चन से 5 से 7 क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं। रोहतक सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है, स्थापना होती है 8 मई 1976 को। कुरुक्षेत्र 24 जून 1991 और हिसार 26 जनवरी 1999। 26 जनवरी 1999 तिथियाँ एक बार देख लेंगे, याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, तरावड़ी का किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? तरावड़ी का किला, यहाँ पर तराइन का युद्ध हुआ था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जो भारत का इतिहास उसमें भी क्वेश्चन बनता है, हरियाणा के इतिहास में भी बनता है कि तराइन का किला कहाँ पर है, तरावड़ी का किला कहाँ पर है। यहाँ पर 2 युद्ध भी हुए थे। करनाल जिले में तरावड़ी एक गांव है, उसमें यह स्थित है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था यह किला, आज भी विद्यमान है। तराइन के युद्ध 1191 और 1192 में हुए थे और तरावड़ी में औरंगजेब ने 4 द्वारी तालाब और मस्जिद का निर्माण भी करवाया है। यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। जो ये 2 युद्ध थे, इनमें क्या था वो भी जान लें। क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच एक युद्ध होता है 1191 में। उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी दोबारा युद्ध करता है और पृथ्वीराज चौहान को हराकर खुद जीत जाता है। इसके बाद वह यहाँ से चला भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सांग किस राज्य की नृत्य विधा है? तो यह हरियाणा की नृत्य विधा है। अब यह लुप्त होने की ओर जा रही है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक यह चरम सीमा पर थी। इसकी खास बात क्या है? हरियाणा की नृत्य परंपरा में सांग सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर है। इसमें संगीत, नाट्य और नृत्य तीनों विधाएं हैं। आपको पता होगा कि संगीत भी 3 विधाओं का मेल होता है, 3 कलाओं का मेल होता है। संगीत, इंस्ट्रूमेंट और डांस, ये तीनों इसमें होती हैं। ठीक है, गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। कथानक की आवश्यकता के अनुरूप ही प्रस्तुति होती है, यानी कि एक स्क्रिप्ट होती है, उसको कथानक बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही प्रेजेंटेशन की जाती है। ठुमके लगते हैं। पुरुषों का वीर रस प्रधान यह परंपरा है, नृत्य है, शैली है। दर्शकों का मनोरंजन यहाँ से हो जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? हरियाणा में काफ़ी मशहूर त्यौहार है तीज का त्यौहार। महिलाएं काफ़ी उत्साहित रहती हैं इसके लिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इस दिन होता क्या है कि भाई अपने विवाहित बहन के लिए कोथली लेकर आते हैं और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बड़ी धूमधाम से यह मनाया जाता है। घरों में मीठे पकवान आज भी बनते हैं और यह आज भी काफ़ी अच्छी तरीके से मनाते हैं इसको। महिलाएं झूले झूलती हैं और काफ़ी क्राउड यहाँ पर हो जाता है इस दिन। गलसरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी बार देखे जाते हैं। गलसरी से आप यहाँ पर देखते हैं गल यानी कि गला, गले में इसको पहनते हैं और यह सोने के मोटे मोतियों को 3 से 4 पंक्तियों में सूती कपड़े के आधार पर इसको बांटा जाता है और इस प्रकार से यह आभूषण तैयार किया जाता है। हरियाणा में आभूषणों की कोई कमी नहीं है, उनमें से एक मुख्य आभूषण गलसरी है। क्वेश्चन नंबर 49, फल्गु तीर्थ का मेला कहाँ लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस मेले की खास बात है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। कैथल का एक गांव है फरल, वहाँ पर यह लगता है। फल्गु ऋषि हुए हैं या फलक ऋषि उनको बोलते हैं, उनसे संबंधित यह मेला है। अश्विनी महीने की सोमवती अमावस्या का शुभ अवसर जब आता है तब यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और यह मेला कई दिनों तक चलता है। अगर आप भी कैथल के आसपास से हैं तो इस मेले में आप ज़रूर आए होंगे और ज़रूर आएँ। आप कहीं से भी हैं तो इस मेले में आएँ, क्योंकि इस मेले की खास बात यह है कि यह लास्ट टाइम 2018 में मेला लगा था। उसके बाद से अभी 2024 एंड होने को है तो यह अभी तक दोबारा नहीं लगा है। अभी यह 2027 में होने वाला है, यानी कि 9 साल के बाद। जैसे कुंभ का मेला 12 साल के बाद आता है, उसी प्रकार यह मेला भी 9 साल के बाद दोबारा आएगा। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि सोमवती अमावस्या अश्विनी महीने की जब भी आती है तब यह मेला लगता है। तो यह संयोग अभी 9 साल के बाद यानी कि 2027 में बन रहा है, तो इसी कारण यह मेला 9 साल के बाद लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यह पंचकुला में स्थित है और पंचकुला में कई सारे हेडक्वार्टर्स और कई सारे इम्पोर्टेंट प्लेस हैं हरियाणा के। स्थापना इसकी 9 जुलाई 1970 को होती है। पहले इस अकादमी पर शिक्षा विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण था, अधिकार था,
लेकिन वर्तमान में सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग इसको हैंडल कर रहा है। हुआ क्या था कि 26 अगस्त 2011 के प्रशासनिक नियंत्रण के स्थानांतरण के बाद पुनर्गठन हुआ था। अब ये कई सारे वर्ड ऐसे आ गए जो आपके सिर के ऊपर से हो सकते हैं गए हों, मैं बताता हूँ। 26 अगस्त 2011 को प्रशासनिक नियंत्रण यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसको रिक्रिएट किया गया। ठीक है, अभी इसके अध्यक्ष कौन है? राज्य के सीएम हैं। और इसका प्रथम पुरस्कार 1991 को अशोक भाटिया को दिया गया। उनकी पुस्तक समुद्र का सागर के लिए यह अवार्ड दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है? तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। इसमें कई सारी अदर कंट्री भी पार्टिसिपेट करती हैं। इसका उद्घाटन जो लास्ट टाइम हुआ था 37वां हुआ था वह, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था और इसके भागीदार राज्य है गुजरात थे और साझेदार राष्ट्र तंजानिया थे। क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी बात हम कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए इसको हम आगे निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निरोगी हरियाणा योजना की शुरुआत कब हुई थी? यह 28 नवंबर 2022 को हुई थी। क्या है यह? लाभार्थी परिवारों को मुफ्त जांच देना और आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, और इसका प्रारंभिक चरण पंचकुला में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। हिसार हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसको महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की थी और यह राज्य का पहला डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा है। डीजीसीए की बात करें तो यह एक, इसको आप संस्था बोल सकते हैं, जो एयरपोर्ट्स की जांच करता है, उनका लेखा जोखा रखता है, पायलट्स को लाइसेंस प्रोवाइड कराता है। इस प्रकार के कार्य यह विभाग करता है। क्वेश्चन नंबर 55, वीरभूमि हरियाणा के कौन से जिले को बोलते हैं? यह रेवाड़ी को बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक भारी संख्या में सैनिक निकलते हैं। वैसे हरियाणा सैनिकों की भूमि ही है लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा ही है। क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार की क्या स्थिति है? क्वेश्चन आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे। यह बंद हो चुका है। 14 जनवरी 2023 को इसको बंद कर दिया गया है। अभी हुआ क्या कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यहाँ के 21 स्थायी कर्मचारियों को, जो परमानेंट यहाँ पर वर्कर्स थे, एम्प्लॉय थे, उनको चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? अभी ये क्वेश्चन भी आप करते हुए चलें, इनको आप हल्के में न लें क्योंकि इनको आप हल्के में लेंगे तो मार खा जाएंगे। ब्लैक फ्रैंकलिन, ये काला तितर इसको बोल सकते हैं। यह उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश भाग में पाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है तो आप फट से बता दें कि सर यह काला हिरण है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है भाई? वह बाघ है, टाइगर। और राज्य पक्षी कौन सा है? वह मोर है। ठीक है, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन ऐसे निपटा लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह सिरसा है और इसका क्षेत्रफल 4277 किलोमीटर है। अप्रोक्स आप कह सकते हैं कि यह हरियाणा के 10% एरिया को कवर करता है। हरियाणा का कितना एरिया है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह 4277 किलोमीटर में है। अगर बात करें सबसे छोटा जिला कौन सा है तो वह फरीदाबाद है, जो मात्र 743 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 59, कर्ण झील कहाँ स्थित है? भाई कर्ण झील करनाल जिले में स्थित है। दिल्ली और चंडीगढ़ से यह बराबर दूरी पर है। लगभग 125 किलोमीटर की दूरी से चंडीगढ़ और इतनी ही दूरी से दिल्ली यहाँ से पड़ता है। 17 एकड़ में यह फैला हुआ है। कर्ण झील के नाम पर ही करनाल का नाम करनाल पड़ा था। हरियाणा दिवस कब मनाते हैं? आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है, कमेंट बॉक्स में बता देना। सर छोटू राम का संबंध कहाँ से है? रोहतक के गढ़ी सांपला से सर छोटू राम का संबंध है। अभी हाल फिलहाल कुछ समय पहले उनकी एक बड़ी प्रतिमा भी बनाकर वहाँ पर खड़ी की गई है। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को होता है। डेट भी पूछ लेते हैं, डेट भी ध्यान रखें कि वर्ष 1881 था। आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की और सन 1916 में क्या होता है? सन 1916 में रोहतक से, इनका जन्म रोहतक के गढ़ी सांपला का है, तो रोहतक से ये उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसको आप देख लें।
इनके बारे में दो बातें और जान लेंगे। 1923 में मुस्लिम नेता फजल हुसैन के साथ मिलकर जमींदार लीग की स्थापना करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन फेंक के मारेगा कि जमींदार लीग की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। 1938 में किसानों की फसल की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना भी इन्होंने की थी। राहबर आजम और गरीब किसान का मसीहा भी इनको बोल देते हैं। 1945 में अंतिम सांस लेते हैं सर छोटूराम जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कैथल में यह स्थित है। कई बार आता है कुरुक्षेत्र भी, अगर ऑप्शन में कैथल है तो आप कैथल टिक करेंगे, वरना कुरुक्षेत्र कर देते हैं क्योंकि इसका कुछ क्षेत्र कुरुक्षेत्र तरफ पड़ता है। तो क्योंकि कैथल कुरुक्षेत्र दोनों अटैच हैं, साथ में है, इस कारण कई बार ऑप्शन में कुरुक्षेत्र आ जाता है। स्थापना 2007 में होती है। एरिया 4452 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। हिरण सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं कहाँ पर? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में, कैथल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, हथिनी कुंड बैराज कहाँ स्थित है? यह यमुनानगर में स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर 64, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में गोल्ड किसने जीता? मेरा फेवरेट टॉपिक है ओलंपिक के मेडल, अभी यहाँ पर बात करेंगे हम क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यह अमन सहरावत हैं जो 2024 में पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। काफ़ी डाउन टू अर्थ यह शख्सियत हैं। अमन सहरावत का संबंध झज्जर से है। कहाँ से है? झज्जर से। इनकी उम्र मात्र 22 साल है और इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। अभी पिछले कई ओलंपिक से इंडिया मेडल ले रहा है कुश्ती में कंटिन्यू। जैसे 2008 में बीजिंग में हुए चीन में सुशील कुमार कांस्य पदक लेकर आए थे। 2012 वाले ओलंपिक लंदन में यही शख्स दोबारा एक मेडल लेकर आता है, ग्रोथ करता है और सिल्वर लेके आते हैं। साथ में इनके 2012 में ही योगेश्वर दत्त भी एक ब्रॉन्ज मेडल लेके आते हैं कुश्ती में। 2016 में रियो ओलंपिक होते हैं। साक्षी मलिक पहली महिला पहलवान जो कांस्य पदक जीतती है ओलंपिक में। 2020 में टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुए थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, तो यहाँ पर रवि दहिया कांस्य पदक जीतते हैं। साथ में बजरंग पुनिया काफ़ी फेमस हैं, ये भी यहाँ पर रवि दहिया सिल्वर जीतते हैं और बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज जीतते हैं। और अभी हाल ही में 2024 में पेरिस में अमन सहरावत ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल अभी तक कितने हो गए? 7 मेडल आ चुके हैं, जिसमें से 5 हैं हमारे ब्रॉन्ज और 2 हैं सिल्वर। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन, 65वां क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? वही क्वेश्चन आ गया, देखो, ब्लैक बक यानी कि काला हिरण भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके सींग चक्राकार होते हैं। काफ़ी अच्छी बात बोल रखी है कि आप तो डायरेक्ट यही पूछ ले कि ब्लैक बक के सींग किस प्रकार के होते हैं? चक्राकार होते हैं, जो 3 से 4 बार मुड़े हुए भी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये सैकड़ों बार रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जाम में। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? और यह पानीपत का अंतिम युद्ध भी है। 1761 में यह युद्ध होता है और 14 जनवरी है, यहाँ पर हरियाणा नहीं है। 1761 में अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच यह युद्ध होता है। होता क्या है कि मराठों के सेनापति सदाशिव राव भाऊ हार जाते हैं और मराठों का पतन यहाँ से हो जाता है। पानीपत के 2 युद्ध से पहले हो चुके हैं, यह तीसरे युद्ध की हम बात कर रहे थे। और जो आज की हमारी क्वेश्चंस की अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, जो आज की हमारी क्वेश्चंस की PDF है वह भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि आप चाहें तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं ताकि आपको बार बार यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़े। आपका रिवीजन मात्र 20 से 30 मिनट में आप कर लें। ज़्यादा बड़ी PDF नहीं है, छोटी सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध कहाँ से है? रोहतक के कैलंगा गाँव में 4 सितंबर 1887 को ये जन्म लेते हैं। इससे पहले जाना हमने सर छोटूराम का जन्म कहाँ हुआ था? रोहतक के गढ़ी सांपला में 1881 को। उन्हीं की जन्मभूमि में एक और शख्सियत जन्म लेते हैं 1887 में, पंडित नेकीराम शर्मा, रोहतक के कैलंगा गांव में। खास बात क्या थी? उन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। काफ़ी बार पूछा गया है संदेश पत्रिका किन्होंने निकाली थी? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1956 में एक और क्या हुआ था, एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। किसकी? जो हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 68, घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला से प्रवेश करती है। इसके बारे में 2 बातें जान लेंगे। बरसाती नदी है यह। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के समीप डागसई नामक स्थान से होता है। पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और वहीं पर विलुप्त भी हो जाती है, आगे नहीं जाती।
सहायक नदियां हैं झाझरा और कौशल्या। डायरेक्ट पूछ लेगा कि सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सिरसा का ओटू बैराज, यहाँ से हमने आगे भी इसके क्वेश्चन डाल रखे हैं, आपको रिवीजन आपका हो जाएगा। यह काफ़ी फेमस है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। क्या पूछेगा, सिरसा का ओटू बैराज किस नदी पर है, बता दें घग्गर नदी पर है। ओटू बैराज कहाँ पर है, सिरसा में है। और यहाँ पर चौधरी देवीलाल ओटू पर्यटन स्थल भी है। ओटू एक गाँव है जहाँ पर यह है बैराज बना हुआ है। यहाँ से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, 5 हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 69, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है? हिसार में है भाई। देखो, न हरियाणा का न इंडिया का बल्कि पूरे एशिया का, यानी कि पूरे एशिया महाद्वीप का यह है सबसे बड़ा पशु फार्म है हिसार में। एनडीआरआई कहाँ पे है? करनाल में। पशु फार्म कहाँ पे है? हिसार में। ठीक है भाई, चलिए इसके बारे में एक बात जान लो। हरियाणा के हिसार में स्थित सरकारी पशुधन फार्म है, यह एशिया का सबसे बड़ा है, हमने बात कर ली। और इसकी स्थापना साल 1809 में मेजर जेम्स लम्सडाइन ने की थी। कब की थी? 1809 में। हरियाणा के किस शहर में ब्रह्म सरोवर है और गीता जयंती का महोत्सव होता है? जहाँ पर गीता सुनाई गई थी, गीता कही गई थी, यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, वही है स्थान है। कौन सा है आप बता दें कमेंट बॉक्स में। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त कहते थे भाई। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदी दृष्टद्वती, और एक नदी कौन सी है? सरस्वती नदी, जिसका हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है। किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद है जिसमें ये सब बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था हरियाणा में। हरियाणा धर्म का प्रमुख केंद्र था। हरियाणा में एक स्थान है जो धर्म का प्रमुख केंद्र था, वह अग्रोहा था। अग्रोहा, इसका प्राचीन नाम क्या था? अग्रोदक इसको बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 75, हरियाणा में किसके आक्रमण से राज्य के मध्यकालीन इतिहास के आरंभ में हम देख सकते हैं, जान सकते हैं? तो मोहम्मद गजनवी के जो आक्रमण हुए हैं उसके हम जान सकते हैं। और मोहम्मद गजनवी के बारे में खास बात किया है कि इन्होंने थानेसर पर आक्रमण किया था। थानेसर कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र में ही है, या यूँ कहीं कुरुक्षेत्र ही थानेसर है, क्योंकि विधानसभा सीट भी यहाँ पर थानेसर है, कुरुक्षेत्र नहीं है, तो ये बिल्कुल एक साथ हैं। और इनका इतिहास रहा है दोनों का, थानेसर का भी कुरुक्षेत्र का भी। थानेसर पर हमला किया था मोहम्मद गजनवी ने सन 1014 में। यहाँ पर मोहम्मद गजनवी अलग है, मोहम्मद गौरी अलग है। अगर कोई बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहा है तैयारी को तो वह कन्फ्यूज हो सकता है कि मोहम्मद गौरी एक क्वेश्चन आए हैं। वो पहले मोहम्मद गौरी थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से तराइन के युद्ध किए थे 1191-92 में, लेकिन ये मोहम्मद गजनवी है जो 1014 में आक्रमण करते हैं। कहाँ पर? थानेसर में। लो, इनके 2 क्वेश्चन और मैंने डाल दिए ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। सुन लीजिए, मोहम्मद गजनवी ने चक्रा स्वामी की मूर्ति कहाँ तोड़ी थी? तो ये तोड़ फोड़ वाले थे भैया, थानेसर में इन्होंने यह काम किया था। क्वेश्चन नंबर 78, रजिया सुल्तान की कैथल में हत्या कब की गई? रजिया सुल्तान कौन थी? यह एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। कौन सी? मुगल। या हम यह कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की यह प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। इनके बारे में क्या है कि ये काफ़ी नीडर लेडी थी, इसी कारण यह बन गई, वरना पुरुष प्रधान जब चल रहा था तो इनको कौन मौका देता, तो ये बन गई। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये रही कि बनने के 4 साल बाद ही ये 1236 में गद्दी पकड़ती हैं और 1240 में दुनिया छोड़ देती हैं, क्योंकि इनकी हत्या कर दी गई थी, इनके भाइयों द्वारा ये काम किया गया था 1240 में। अगर आप कैथल से हैं या कैथल के आसपास से हैं तो आप जब कैथल में देखते हैं तो इनका एक मकबरा भी है, हाल फिलहाल वह ढह चुका है, मात्र ईंटें वहाँ पर बची हुई हैं, तो वहाँ पर कुछ अंश बचे हैं उनके जहाँ पर मकबरा था, उसको आप देख सकते हैं। या अगर आपने देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप उस एरिया से हैं, कैथल से हैं, कुरुक्षेत्र से हैं, या आपने देखा है तो उसके बारे में आपने क्या देखा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 79 क्वेश्चन, 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? सरदार अजीत सिंह थे ये, जो 1845 में लाडवा विद्रोह के नेता थे। दोस्तों मात्र कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको आप कर लें, आप काफ़ी अच्छे से यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको काफ़ी फायदा यहाँ से होने वाला है। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकांश हरियाणा पर कब्जा कर लिया था? सुरजी अंजन गांव की संधि, काफ़ी बढ़िया नाम है। सुरजी अंजन गांव की संधि एक थी जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकांश हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। ये ऐसे नहीं था कि आक्रमण कर रहे थे अंग्रेज लोग या ब्रिटिश, ये बिल्कुल संधि से, ये वो साम दाम दंड भेद से इन्होंने इंडिया पर कब्जा किया था। जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि ये अंग्रेज एकदम से ऐसे आए, हमला किया और यहाँ पर लोगों को डरा रहे थे, लेकिन नहीं, जिस प्रकार आज पॉलिटिक्स है वही उस टाइम पे भी आप कह सकते हैं थी। किसी को लालच देकर, किसी को धन या किसी को ज़मीन देकर ये लोग कब्जा कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बातों में आ जाते हैं किसी भी लालच के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81,
नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हरियाणा में कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। काफ़ी यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, देखना। स्थापना 1981 में, 1981। पहले मयूर स्टेडियम इसको बोलते थे, मयूर स्टेडियम, लेकिन बाद में नाम बदल दिया गया, नाहर सिंह स्टेडियम कर दिया गया। पहला मैच 1982 में, अगले ही वर्ष होता है रणजी ट्रॉफी का। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ था। 50 से अधिक रणजी ट्रॉफी मैच यहाँ पर हो चुके हैं। अक्षमता यानी कि सीटें कितनी हैं? 25,000 दर्शक यहाँ पर आ सकते हैं, 25,000। प्रबंधन, इसको मैनेजमेंट कमेटी कौन सी है? हरियाणा क्रिकेट संघ इसको देख रहा है हाल फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 82, हरियाणा की कुल आबादी का कितना भाग अनुसूचित जाति है, यानी कि एससी कैटेगरी कितनी है हरियाणा में? कुल भाग का 20%, यानी कि 5वां हिस्सा हरियाणा में एससी है। भारत की कुल अनुसूचित जाति की 2.5% आबादी यहाँ पर एससी है, यानी कि जो कुल, अगर इंडिया में 100 लोग एससी कैटेगरी में आते हैं तो उनमें से 2.5 तो क्या यार, अब ये मानेंगे यहाँ पर 200 आते हैं, हाँ अब ठीक है, तो 5 लोग हरियाणा में उनमें निवास करते हैं, बाकी पूरे इंडिया में है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है, बताएं? खानपुर कला सोनीपत में यह स्थित है। सोनीपत की गोहानाई जलेबियाँ अगर आपने खाई हैं तो यह वही जिला है, सोनीपत। सोनीपत के जो खानपुर कला है वहाँ पर यह स्थित है। इसकी स्थापना 2006 में होती है। 2006 से पहले कोई ऐसी महिला यूनिवर्सिटी नहीं थी। अगर आप सोच रहे हैं थी नहीं थी, तो वह नहीं थी, क्योंकि ऐसे पहले कॉलेज थे जो गर्ल कॉलेज हो गए स्पेशल, जैसे इंदिरा गांधी कॉलेज होते हैं कई जगह पे, कैथल में भी है, कई जगह है, क्योंकि मैं कैथल से हूँ। उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय यह था, ठीक है। पूरे उत्तर भारत का फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी यह थी, जो 2006 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 84, पुरातात्विक स्थल मिताथल कहाँ स्थित है? यह भिवानी में है, इसके बारे में खास बातें जान लो। मिताथल से गुप्तकालीन सिक्के वर्ष 1915-16 में प्राप्त हुए थे। वर्ष 1968 में प्रोफेसर डॉक्टर सूरजभान, जो केयू यूनिवर्सिटी और पी यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के लिए, के नेतृत्व में इस स्थल का उद्घाटन हुआ। यहाँ पर ईंटें प्राप्त हुई थी जिनका साइज 30 × 20 × 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, तराइन का युद्ध, तरावड़ी का युद्ध, महाराणा प्रताप का युद्ध, मोहम्मद गौरी का युद्ध, किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? हमने जान ही लिया यार, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था। तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, 1191 और 1192 में। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गए थे, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गए थे। इसके बाद मोहम्मद गौरी चले भी गए थे, अपने एक दूत इल्तुतमिश को यहाँ पर छोड़ गए थे। आगे की स्टोरी फिर अलग चलती है। दमदमा झील कहाँ स्थित है? दमदमा झील सोहना गुरुग्राम में स्थित है। इस झील के बारे में खास बातें जान लो। प्राकृतिक झील है, 3000 एकड़ में फैली हुई है। इसका निर्माण ब्रिटिशों द्वारा वर्षा जल संग्रहण के लिए गया था 1947 में। जाते जाते यह बढ़िया काम कर गए कि झील का निर्माण कर गए। इस झील की आकृति अमीबा के आकार की होती है। सर्दियों में यहाँ पर अनेक प्रवासी पक्षी आ जाते हैं। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? छिला हुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह कुरुक्षेत्र में है। छिले कटे छिले, तो लोग कहाँ पर कटे छिले थे? महाभारत में। महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर यह है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? यह झज्जर में स्थित है। अमन सहरावत ब्रोंज मेडलिस्ट का संबंध भी झज्जर से है। मन्नू भाकर भी झज्जर से हैं। प्रारंभ में अरावली सुप्रतापीय परियोजना इसका नाम रखा गया था। 500 मेगावाट वाली 3 इकाइयाँ हैं, तो कुल उत्पादन क्षमता हो गई 1500 मेगावाट। अच्छा, कोयले की आपूर्ति कौन करता है? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा होती है। जो राजीव गांधी परियोजना की आपूर्ति कर रहे हैं कोयले की, वही यहाँ पर भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89, होली व फाग का त्यौहार किस महीने में आता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया यार, काफ़ी टाइम के बाद आया ये। फागुन मास में होता है, फरवरी मार्च में होता है, और होली का दहन होता है, अगले दिन फाग होता है। देवर भाभी इस दौरान फाग खेलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, हरियाणा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी हरियाणा में जो हाल फिलहाल में सरकार बनी है उसके मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 91, मात्र कुछ क्वेश्चन बचते हैं, फिर क्लास अपनी ओवर होने वाली है। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम्स में। चीन की विंग लीना को हराकर 23 मार्च 2023 को
ये मेडल लेकर आई है, हिसार से संबंधित हैं। आज की क्लास में हमारे 500 क्वेश्चन हैं। अगर आप लिखित में देख रहे हैं तो लिखित में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हम मौखिक रूप से बता रहे हैं साथ साथ में आपको लिख कर दिखा रहे हैं, वो एक में 5 से 6 क्वेश्चन तो आराम से बनते हैं। तो 500-600 क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिलेंगे। अगर हम 500 क्वेश्चन लिख कर आपको बताएंगे तो काफ़ी समय आपका जाएगा, आपकी तैयारी का समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और PDF भी फिर 50 पन्नों की हो जाएगी, जो आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगी। इस कारण से कम समय में ज़्यादा काम देना हमारा कार्य है, ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा आपको बताना। भारत का कौन सा राज्य है 100% रेलवे विद्युतीकरण करने वाला प्रथम राज्य बन गया है, यानी कि 100% जो इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया गया है, कनेक्शन कर दिया गया है, वह हरियाणा है। डीजल लोकोमोटिव होने के कारण प्रदूषण होता था उसमें कमी हो गई है, क्योंकि अब डीजल नहीं लगता, सिर्फ लाइट लगती है, और लाइट से कोई धुआं नहीं निकलता है, जिससे हमारी CO2 नहीं बढ़ती है और प्रदूषण नहीं फैलता है। ब्रॉडगेज नेटवर्क की लंबाई हरियाणा में 1701 किलोमीटर है, रेलवे की लंबाई, जो 100% अब विद्युतीकरण हो चुका है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी से अटैच हो चुका है। 93 क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? भाई इसको बताओ। पीपल है। और अगर मैं पूछूं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो वह है बरगद का पेड़ हो जाएगा, बरगद। कंफ्यूज हो गए होंगे कई सारे लोग कि बरगद और पीपल। पहली बात तो ये है कि दोनों लगते ही एक जैसे हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सा बरगद है कौन सा पीपल है, दोनों को एक समान मान रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऐसा पत्ता देखा है, ऐसा पत्ता जो ताश में भी होता है, बादशाह कहें या यूँ कहें, हाँ, जो पान होती है वह है ऐसा पत्ता, बिल्कुल जो पान बनता है, पान पीपल के पत्ते से बनता है, तो वह पीपल का वृक्ष है। यह हरियाणा का राज्य के वृक्ष है, काफ़ी सारे फायदे हैं इसके। और बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के फल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और बरगद से ऐसे रस्सियाँ सी लटकी हुई आपको मिलती हैं, रस्सियाँ, ठीक है। अब अगर आपको ये याद नहीं होता तो कैसे याद करेंगे? बरगद से आप याद रखेंगे बर्गर। और बर्गर तो हमारे देश में पूरा देश खाता है भाई, ये तो है नहीं कि सिर्फ हरियाणा खाता है, बल्कि पूरा देश ही खाता है बर्गर। तो बर्गर हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। और हरियाणा कौन सा है? पीपल, ठीक है। पीपल के भी सभी भाग काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बरगद के भी, ठीक है। और पीपल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है फिक्स रिलियोगोसा, ठीक है, फिक्स रिलियोगोसा इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नाम है इसका। यह है क्वेश्चन नंबर 94, हरियाणा के किस प्राचीन शहर का नाम पनप्रस्थ था? पानीपत को बोलते थे पनप्रस्थ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 4-5 और नाम जान लें तो कैसा रहेगा? पृथुदक किस शहर का नाम था जहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था? यह पेहवा में था। अग्रोदक, अग्रोहा, ठीक है। रवावाड़ी, रेवाड़ी, जहाँ पर सबसे अधिक सेनानायक हैं, शहर है इनका, जवानों को शहर बोलते हैं, ठीक है। रोहितास, रोहतक, जहाँ पर सर छोटूराम का जन्म हुआ था। जयंतपुर, जींद, जो हरियाणा का हार्ट है। यहाँ से हो गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे श्री धर्मवीर। और प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि CM कौन थे? ये थे BD शर्मा। अब राज्यपाल कौन है भाई? दत्तात्रेय भंडारू। और अब CM कौन है? नायब सिंह सैनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री नाम हम कर तो चुके हैं यार, ये प्रथम मुख्यमंत्री हमारे BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा थे। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। क्वेश्चन नंबर 97, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अरुणा। हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया था, अरुणा इसका प्राचीन नाम था। ऋषि मार्कंडेय के नाम पर यह नाम पड़ा था, और कुरुक्षेत्र में यह नदी बहती है। O2 बांध कहाँ स्थित है? आ गया वही क्वेश्चन जो हम स्टार्टिंग वाले टाइम में कर रहे थे। O2 बांध सिरसा में स्थित है। किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। O2 गाँव में है यह, और यहाँ से सिरसा से 8 किलोमीटर दूर O2 नामक एक गाँव है। इसका निर्माण घग्गर नदी और हाकड़ा नदी दोनों करती हैं। और O2 हेड इसको बोलते हैं, O2 हेड बोल देते हैं, और साथ में इसको O2 वियर बोल देते हैं। O2 वियर और O2 हेड, O2 तो आपको मिलेगा ही। इसका निर्माण सन 1896 में बीकानेर रियासत और ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। 2002 में चौधरी देवीलाल सिरसा से संबंधित हैं, इनके नाम पर यहाँ पर एक पर्यटन स्थल बन गया। 99 क्वेश्चन, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मारुति सुजुकी इंडिया हरियाणा में कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम रिपीट कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जापान की यह ऑटोमोबाइल कंपनी है। 1982 में गुरुग्राम में स्थापित की गई। 300 एकड़ इसका एरिया है। अन्य कारखाना मानेसर में है जो गुड़गांव के पास ही है। स्थापना 2007 में हुई। 600 एकड़ में फैला हुआ है। भारतीय कार बाजार में 50% हिस्सेदारी रखने का दमखम रखता है। हरियाणा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आज 5 बार 10 बार हम रिपीट कर चुके हैं, बता देंगे आप कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे, हमारी
डिस्कशन अच्छी हुई, आज हमने अच्छे से क्वेश्चंस को समझा है। तो आप अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, क्योंकि लगभग 15 पेज की है पीडीएफ होगी, अगर आप चाहते हैं कि जो आज आपने 50 मिनट का समय व्यतीत किया है, स्पेंड किया है हमारे साथ में, उसका आप रिवीजन कर लें, तो आप इसकी पीडीएफ उठा लो यार। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर इस पीडीएफ को आप ले लेना और इसको हर 5वें 7वें दिन आपको या हर तीसरे दिन इसको एक बार रिवाइज कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन फंसे ही फंसेंगे आपको, तो यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में और वहाँ से आप इसको ले लेना। आज हमने तकरीबन 500 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस प्रकार की और भी आपको क्लासेस मिल रही हैं, हर सब्जेक्ट की मैराथन हम लेकर आने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहें, आपके एग्ज़ाम तक हम आपके साथ हैं, उसके बाद भी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आई होप आज हमने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज आपको कैसा लगा हमारी यह मैराथन देखकर, कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच।